कुछ का विकास अन्यायपूर्ण है, सबका विकास न्याय का प्रतीक है। मैं सौम्या वर्मा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोज इन पब्लिक पॉलिसी रिसर्च में एक इंटर्न की तरह काम करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक सार्वजनिक नीति के बारे में बात करने आई हूँ। ये सार्वजनिक नीति 3 भागों में बांटी गई है। पहला भाग हमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बीच का अंतर बताएगा। वैसे तो दोनों के दोनों दूर से अगर देखे कोई तो एक समान लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपने मन से एक जगह एकजुट होते हैं, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है। पर इनके बीच के अंतर देखे जा सकते हैं फाइनेंस मतलब पैसों के माध्यम से। तो आइए इसको समझें। अगर आज मैं एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को दान देना चाहूँ तो जब मैं वो दान दूंगी तो मेरे को इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के भाग 80G और भाग 10, 11, 12, 13 मेरी मदद करेंगे, जिससे मेरे को इनकम टैक्स ना भरना पड़े और जितना दान मैं देना चाहूँ उतना दान मैं दे सकूँ। इसके अलावा और भी अंतर देखे जा सकते हैं, जैसे निश्चय लेते समय अगर एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में अनुक्रम है, जिस वजह से डिसीजन निश्चय लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अनुक्रम इस हिसाब से बांटा गया है जिस हिसाब से जो क्षमता है एक डिसीजन लेने की वह कहीं पे भी किसी को ज़्यादा ना मिले, किसी को कम ना मिले। पर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है। उसके बाद हम लोग एक और गोल्स एंड विजन से मतलब लक्ष्य में देख सकते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य जो होता है वह हमेशा सरकार की बनाई हुई सार्वजनिक नीतियों को ढंग से इम्प्लीमेंट करना होता है ग्रामीण क्षेत्र में। पर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स एंड विजन्स उनके हिसाब से चलते हैं। फिर आता है कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जिस हिसाब से वो चलने वाले हैं। वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक खींची हुई लकीर पे काम करता है और एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से लकीर खींचता है। उसके बाद ये बेसिक अंतर है इनके बीच में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जो कि थीम 2 है, मतलब दूसरा भाग इस नीति को समझने के लिए जो बनाया गया है वह है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्रामीण क्षेत्र की औरतों के लिए बनाई गई है। उसका जो ढांचा है वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, मतलब लोकतांत्रिक है, जिसमें लोग खुद की ही एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और वो खुद को ही रूल करने वाले हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम उसके 5 उद्देश्य समझेंगे। इसके 5 उद्देश्य बहुत ही सरल हैं। सबसे पहला उद्देश्य हमको कैपिटल है, मतलब पैसा। पैसा कैसे आने वाला है? पैसा दान के थ्रू आएगा, दान के माध्यम आएगा। दूसरा स्पॉट एंड स्टॉप है, मतलब देखो और रोको। कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई भी सोशल ईवल है, मतलब समाज की कोई बुराइयां हैं जो आपकी आज़ादी, एक औरत की आज़ादी रोकने की कोशिश करते हैं, उन सोशल ईवल्स को वहीं रोक देना, उन सामाजिक प्रॉब्लम्स को, उन सामाजिक बुराइयों को वहीं रोक देना, जिसमें हम दूसरे इंसान को समझाएंगे कि क्यों वह गलत कर रहे हैं और वह कैसे एक औरत की फ्रीडम, आज़ादी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, हम एजुकेशन बेयरफुट पर फोकस करेंगे। एजुकेशन बेयरफुट एक पुराना एक्शन है जो कि एक और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ले चुका है, जिसमें हम लोग शिक्षा देंगे। शिक्षा जो है ये एक स्कूल बनाया जाएगा, एक ओपन स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें कि टीचर्स जो होंगे उनके पास कोई डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, पर उनके पास एक शिक्षा होनी चाहिए जिससे वह शिक्षित कर पाएँ। उसके हिसाब से हमारा स्कूल चलेगा। स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़ ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ, इसके अलावा सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे सिलाई, बुनाई, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। पर साथ ही साथ मैथ, साइंस, इन चीज़ों में भी साथ ही साथ ध्यान दिया जाएगा। हम उन प्रतिभाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो आगे जाकर हम कमर्शलाइज कर पाएँ और मार्केट में उनको एज अ सर्विस बेच पाएँ। आगे हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में फोकस करेंगे। टेक्नोलॉजी जो है, हम टेक्नोलॉजी में ट्राई करेंगे जिसमें कि हम एक साइबर कैफ़े बनाने की कोशिश करें और उन साइबर कैफ़ेज़ में हम समझा पाएँ लोगों को, बच्चों को, कि कैसे हम कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं। एक पहला पॉइंट ये रहेगा जिसमें सरकार की हमको ज़रूरत होगी। दूसरा पॉइंट जिसमें हमको सरकार की ज़रूरत नहीं होगी, जो हम अकेले में कर सकते हैं, वह होगा एक साइट बिल्ड करके देना ऑनलाइन, जिसमें कि जो भी टैलेंट है, जो भी प्रतिभा है किसी भी इंसान की, उसको सफलतापूर्वक आप लोगों के पास लेके जाना, मार्केट तक के पास लेकर जाना, जिससे हम वो चीज़ आगे जाके बेच सकें और उनको इंस्टेंट पैसा मिले, उस चीज़ का जल्द से जल्द पैसा मिले। अगला पॉइंट है सेक्स हेल्थ एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग, जिससे हम लोग मातृ मृत्यु दर कम कर सकें, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम कर सकें और हम उनको प्रॉपर एजुकेशन दें कि कैसे एक औरत की सेक्स हेल्थ एजुकेशन बचाई जा सकती है एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के थ्रू, जो कि पंजाब के लेटेस्ट प्लान्स में देखी गई है, उनके बिल्कुल नए प्लान्स में देखी गई है, जहाँ पर उन्होंने मातृ मृत्यु
दार कम करने की कोशिश करी है। आगे हम लोग अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं। अप्रोच क्या होती है, यहाँ पर पहले हम वो समझने की कोशिश करते हैं। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक रूरल एरिया को एम करेगा, कैसे वो एक ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाएगा। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एक लोगों के बीच में एक अप्रोच बनाना, मतलब उनको हम कैसे उनके पास जाने वाला है और हमारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैसे उनकी मदद करने वाला है। तो आइए अब हम इसको समझें। हमारी अप्रोच सरल से सरल अगर भाषा में बताया जाए तो वो एक आइडियल टाइप पे बनाई गई है। आइडियल टाइप का मतलब हमारे आदर्श नहीं, पर हमारे दिमागी आइडियाज़ पे, मतलब हमारी सोच के बेस पे बनाई गई, सोच के आधार पे बनाई गई है। ये टाइप मैक्स वेबर ने बनाई थी अपनी वेबेरियन अप्रोच में, जिसको हम आइडियल टाइप के नाम से भी जानते हैं। आइडियल टाइप जो है, आज अगर मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप एक औरत के बारे में सोचते हैं, या औरत के बारे में भी नहीं, अगर मैं आज आपको कोई नर्स के बारे में बोलना चालू करूं, या अगर मैं आपको बोलूं कोई घर की मेड है, अगर मैं ये सारे या हाउस सर्वेंट्स बोलना चालू करूं तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही आएगी। ऐसा क्यों? अलग अलग जेंडर्स भी हैं, अलग अलग जेंडर्स हैं जो काम करते हैं, ये मर्द हैं जो काम करते हैं ये, बट ऐसा क्यों है कि हमेशा एक औरत ही दिमाग में आती है। यही आइडियल टाइप की थ्योरी है कि बहुत सारी जगहें जहाँ पर कि हमारी कोई प्री नॉलेज नहीं होती, जहाँ पर हमको कोई भी चीज़ पहले से नहीं पता होती, पर वह हमारे दिमाग में होती है। ये पूरी की पूरी चीज़ समझने के लिए एक आइडियल टाइप बनाई गई थी। जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भी आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। ये अलग इस वजह से क्योंकि हम सब लोगों के आइडियाज़, हम लोगों की विचारधारा इतनी अलग है एक दूसरे से। तो हमने एक आइडियल टाइप थ्योरी को इसमें इस वजह से लिया है जिससे हम एक सोसाइटी को जानने की कोशिश कर सकें और वहाँ पर रहने वाले हर एक इंसान का एक आइडिया समझ सकें, जिससे हमारी पॉलिसी, हमारी जो नीति बने वो उनके आइडियाज़ के हिसाब से बने, उनके विचारधारा के हिसाब से बने। और जहाँ पर विचारधारा हमारे एनजीओ की विचारधारा से ना मिले, हम वहाँ पर एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करें, वहाँ पर हम एक दूसरे के बीच में वाद विवाद रखें और जो सबसे सरल समाधान निकले उधर हम उसके बेस पर, उसके आधार पर हम एक पूरी की पूरी सार्वजनिक नीति बनाएं। आगे अब हम इसके प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं, मतलब सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं। इसके 5 सबसे पहला सिद्धांत इसका है कंट्रोल ओवर अनसर्टेनिटीज़। कंट्रोल ओवर अनसर्टेनिटीज़ मतलब उन चीज़ों पर काबू करना जिन पर आपका काबू नहीं है। मतलब अगर आज मैं एक संस्था हूँ और मेरे साथ कुछ बुरा होता है, संस्था के साथ में या संस्था के अंदर या संस्था के बाहर कुछ बुरा होता है जिससे संस्था पर एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में समझना, उसका एक समाधान निकालना और उस चीज़ को कहीं पर लिख लेना, जिससे अगर उससे जैसे दिखने वाली या उसके जैसे हमारे साथ वापस से कुछ होता है तो हम उसी समाधान को उठाकर वापस से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। उसके बाद आता है टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। उस टेक्नोलॉजी को लेना जो हम एक पैसे के समझ से ख़रीद सकते हैं और हम उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब उन चीज़ों के बारे में पहले से ही पता लगा लेना जो होने वाली हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। मतलब आज अगर मैं कहीं ट्रेडिशनल हैंडलूम आगे जाके बेचने की कोशिश करूं, अर्बन एरिया में, सिटी में, शहर में जाके मैं बेचने की कोशिश करूं, तो मेरे को ऑलरेडी पता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। अब उस कंपटीशन को हर कोई फेस नहीं कर पाएगा, तो उसकी पहले से प्रेडिक्टेबिलिटी लेकर चलना और उसके बारे में समझना और उसके बारे में एक समाधान निकालना। उसके बाद आता है एफिशिएंसी, मतलब क्षमता, किसी चीज़ की क्षमता देखना। क्या हम लोग एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होकर एक क्षमता रख सकते हैं उस प्लान को ढंग से इस्तेमाल करने की। उसके बाद आता है कैलकुलेबिलिटी, मतलब किसी चीज़ के बारे में सोच समझ लेना। आज अगर मैं एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन खोलती हूँ तो मेरे को उसके रिस्क समझना, मेरे को उसके प्रॉफिट समझना। आइए अगला पहलू समझने की कोशिश करें, मतलब परंपरागत पहलू। परंपरागत पहलू क्या है? आज अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ तो वहाँ पर कुछ लोग होंगे जो परंपरा को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते होंगे, जो उनको बहुत ही ज़्यादा उच्च कोटि समझते होंगे। तो आज अगर हमको उनको बोलना है जाके कि औरतों को एक समान, एक मूल्य आज़ादी दी जाए जो बाकी लोगों को मिली हुई है, तो हम उनको कैसे समझाने वाले हैं? उस पूरी की पूरी चीज़ को हमने परंपरागत पहलू का नाम दिया है, तो ये चीज़ भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है विश्वास बनाना, ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग 3 तरीके की विश्वास बनाना 3 तरीके से देखा जा सकता है। एक है चरित्र के द्वारा। चरित्र के द्वारा कैसे किया जा सकता है?
मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में से जो भी सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर होगा उसको मैं बहुत ही ज़्यादा एक हीरो की तरह दिखाने की कोशिश करूं, जो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहता है, जिससे लोग उसके साथ कनेक्ट हो पाए, जिससे लोग उसके साथ दोस्ती कर पाए। उसके बाद आता है प्रक्रिया का प्रोसेस। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस ही होता है। प्रक्रिया के थ्रू आप एक प्रक्रिया के द्वारा आप एक विश्वास बनाते हैं, जिसमें कि आप या तो एक फ्री सामान दें, या तो आप उनको फ्री सामान दें, या तो आप उनको फ्री सर्विसेज दें, आप उनको कुछ फ्री दें जिससे उनको लगे कि हाँ ये हमारी मदद ही करने आए हैं, हमसे पैसे नहीं लेने आए हैं। अगला है संस्था, जो कि कानूनी तौर पर हमको देखती हो, कानूनी तौर पर हमको माना गया हो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और वह हमको साथ ही साथ अलाउ करते हो ये ग्रामीण विकास करने के लिए। आइए अगले भाग पर चलें। ऑर्गेनाइजेशन का काम करना अब हम समझते हैं। ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन चेस्टर बर्नार्ड्स की एक थ्योरी द ह्यूमन पर्सपेक्टिव, मतलब एक मनुष्य का परिप्रेक्ष्य के पूरे मध्यम पर चलने वाली है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरी की पूरी थ्योरी हमको एक इनपुट और आउटपुट बताती है। इनपुट और आउटपुट को अगर मैं एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, मतलब हम कितना दे रहे हैं और हमको कितना मिल रहा है। आज अगर मैं कोई चीज़ बना के बेच रही हूँ तो उसको इनपुट कहेंगे, मतलब मैं कुछ दे रही हूँ। इनपुट मतलब देना, आउटपुट मतलब लेना उस समय। तो अगर मैं एक मार्केट में हूँ, अगर मैं किसी शॉप में जाती हूँ, मेरे को अगर कोई आके दे रहा है कुछ भी और मैं उसको खरीद रही हूँ, तो हम उसको आउटपुट कहेंगे। तो इनपुट और आउटपुट थ्योरी का देखा जाएगा और लाभ दोनों तरफ एक समान मिलेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा ओपन सिस्टम थ्योरी। ओपन सिस्टम थ्योरी मतलब एक खुला संस्था। एक खुली संस्था कैसे काम करने वाली है? खुली संस्था इस हिसाब से काम करेगी कि उसी संस्था में अलग अलग भाग बटे हुए होंगे। वह अलग अलग भागों को अलग अलग क्षमता मिल रखी होगी एक निश्चय लेने की, और जब वे निश्चय लेंगे तो वे एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, जहाँ पर एक ज़्यादा दबाव दे और दूसरा उसके नीचे चले जाए। इस हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट चलेगी। ढांचा अभिविन्यास का बताएगा। ये ढांचा 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग हमें काम के बारे में बताएगा। काम हम ऐसा करके देंगे जो सिर्फ टिकाऊ ही ना हो, पर वह पर्यावरण को भी कहीं पर भी जाके खत्म करने की कोशिश ना करें। दूसरा भाग हमें इसके बाद बताएगा सेवा के बारे में। जब हम सेवा दें तो आपकी जो भी डिमांड है, मतलब जो भी आपकी मांगे हैं, हम उनको सबसे पहले पूरी करें। तीसरा भाग हमें बताने वाला है पार्टिसिपेशन, मतलब आप कैसे भाग ले सकते हैं इसमें आप कुछ जो भी मन है, आप जो भी करते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपने पहले ऐसा कुछ काम नहीं करा है, हम आपको तब भी इसमें भाग लेने देंगे। चौथा भाग हमको बताने वाला है हमारे एकता के बारे में, क्योंकि ये केवल महिलाओं के विकास के लिए बनाया गया जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, तो इससे एकता भी जुड़ रहेगी इन लोगों के बीच में। आइए अगला भाग समझें। अगला भाग है सोर्स ऑफ फंडिंग, मतलब हमारे पास पैसा कहाँ से आने वाला है। ये मैं आपको ऑलरेडी इस पूरी की पूरी वीडियो में बहुत बारी बता चुकी हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ से भी हमारे पास पैसा आ रहा है, हम उसकी एक कॉन्टैक्ट बुक बनाए, मतलब हम एक पेपर पर उन सारे लोगों का नाम लिखें और हम उसको एक जगह सही सुरक्षित तरीके से रख दें, जिससे कोई और उसको ले ना पाए और कोई और उसका यूज़ ना करे, कोई और उसका इस्तेमाल ना करे। ये सिर्फ आपके लिए ही हो कि अगर आप पे कोई मुसीबत है तो आप लोग इनके पास जा सकते हैं और आप इनसे पैसों मांग सकते हैं अगर वे देना चाहें तो। अगला आता है भाग, मतलब मेंबरशिप के बारे में समझना कि कैसे आप भाग ले सकते हैं इसमें। सबसे पहला भाग का मतलब जितने उद्देश्य, मतलब उतना लोग भाग ले सकते हैं। अगर ज़्यादा उद्देश्य है तो मतलब हमको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारी संविधान। हमारा संविधान जो है, संविधान हमारा जिस हिसाब से चलेगा वह लोकतांत्रिक होगा, जहाँ पर हम सबको एक समान तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है कि हमारे आइडियाज़ जो हैं, हमारे आइडियाज़ उसके साथ चलें जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया हो, मतलब हम सब लोगों की सोच एक समान हो, हमारी सोच एक समान हो और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की सोच और उद्देश्य से। उसके बाद आता है वॉलंटियरिज्म। वॉलंटियरिज्म मतलब खुद के मन से आप आ रहे हैं तो आप खुद के मन से जा भी सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मतलब जो भी लोग सबसे उच्च कोटि काम कर रहे होंगे, उसमें जो सबसे उच्च कोटि अनुक्रम में होंगे, उन लोगों के बारे में अगर हमको जानना है तो सबसे पहले उनका एक पहले से इस चीज़ में काम करने का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको पहले से इस चीज़ में काम करना आना चाहिए, और अगर उन्हें नहीं आता है तो हम उनको सिखाएंगे। अगला भाग हमें बताएगा कि हम एक संस्था होकर हम कैसे हितधारकों के साथ भाग लेने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सीढ़ी जैसा है, मतलब एक सीढ़ी चलेगी, हर एक सीढ़ी का एक एक पहलू होगा। तो आइए इन पहलू को समझने की कोशिश करें। सबसे पहला पहलू हमको बताएगा पैसिव पार्टिसिपेशन। इसका मतलब अगर मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपकी मदद करने आई हूँ, तो पहले सिर्फ मैं ही मदद करूँगी और आप देखेंगे। दूसरा पहलू आता है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। इसका मतलब कि अब आप मेरे को बताएंगे कि आपको क्या क्या
चेंजेस लाने हैं आपके क्षेत्र में जहाँ पर आप रहते हैं, आपको क्या क्या लगता है कि ये हमको मुसीबत देती है, ये हमको प्रॉब्लम करती है, तो हम वो पूरी की पूरी चीज़ का एक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तीसरा आता है कॉन्ट्रीब्यूटिव, जिसमें हम आपको बताएंगे हमने आपके लिए क्या समाधान निकाला है। फिर उसके बाद आता है इंटरैक्टिव, उसमें आप बताएंगे, मतलब अगला पहलू इंटरैक्टिव, उसमें आप हमको बताएंगे कि जो समाधान हमने आपको दिया है क्या वह आपके लिए ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद आता है सेल्फ मोबिलाइजेशन, इसका सरल मतलब कि जो भी हम लोगों ने अभी तक काम करा है वह आगे जाकर अगर वह सफलतापूर्वक आगे जाके सही रहता है तो वही सफलतापूर्वक जो हमने काम करा है वह काम हम आगे जाके दूसरों को बताएं। ये है पूरा का पूरा पहलू।